अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस। उस वीडियो में हमारी डिवाइसेस हाफ़ हुई थी, हाफ़ रहती थी। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट हाफ़ को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास डिवाइस है क्लीशे। इसको क्लीशे भी बोलते हैं और क्लीची भी बोलते हैं। तो एन फिगर ऑफ स्पीच दैट वाज वंस क्लेवर एंड ओरिजिनल बट थ्रू ओवर यूज हैज़ बिकम आउटडेटेड। क्लीशे एक ऐसी डिवाइस है जो कि इसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि अच्छे भी होते हैं और ओरिजिनल भी होते हैं, लेकिन उसको हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वो फिर ना बोरिंग हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं। तो उनको हम बोलते हैं क्लीशे। इसके एग्जांपल में आएगा बिज़ी एज अ बी। जैसे कि हम जानते हैं कि अक्सर हम लोग अगर देखते हैं किसी को मतलब कि वो बिज़ी है तो हम उसको यही प्रोवर्ब बोलते हैं, यही सेंटेंस बोलते हैं कि बिज़ी एज अ बी। अब हमने इसको इतना ज़्यादा बोल दिया है कि बोल बोल के बहुत कॉमन हो गया है और बहुत आउटडेटेड हो गया है। अब इसकी जगह नए वर्ड्स आ गए हैं। तो ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये है क्लीशे। इसके अलावा और भी होते हैं वर्ड्स जैसे कि ब्रिंग टू द टेबल, प्ले योर कार्ड्स। ये मतलब बहुत ज़्यादा बोल बोल के ना ये आउटडेटेड हो गए हैं। इसकी जगह अब नए वर्ड्स, नए सेंटेंसेस आ गए हैं। तो ये जो पुराने वाले वर्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं क्लीशे। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है कॉनोटेशन। द इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल ओवरटोन्स ऑफ अ वर्ड इज़ कॉल्ड कॉनोटेशन। कॉनोटेशन एक वर्ड का ऐसा मीनिंग होता है जिसके साथ हम अपने इमोशंस, अपने साइकी, अपने सोशल ओवरटोन्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उससे अटैच कर लेते हैं। मतलब अपनी इमोशन, फीलिंग को उस वर्ड से, उस लफ्ज़ से अटैच कर लेते हैं। मतलब कि वो जो इसका असल मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग, उससे डिफरेंट होता है और उससे हमारे इमोशंस, हमारे साइकी, हमारे सोशल ओवरटोन्स अटैच होते हैं। जैसे एक राइटर की एक लाइन है पोइम की, शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस। वो अपने बिलव्ड के लिए बोलता है कि वो मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए प्रिंसेस, मेरे लिए स्टेट्स, सब कुछ मेरे लिए मेरी बिलव्ड है। तो बेशक हमें ये लग रहा होगा कि सिंपल सेंटेंस है, लेकिन जो राइटर है उसके सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स इस लाइन में, इस सेंटेंस में अटैच हैं। उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को ये सेंटेंस, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं कॉनोटेशन। मतलब कि जो हमारा इमोशनल जो मीनिंग होता है ना, उसको हम बोलते हैं कॉनोटेशन। इसके बाद है डेनोटेशन। द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड। मतलब कि जो हमने पहले पढ़ा है ना कॉनोटेशन, डिनोटेशन इसके बिल्कुल अपोजिट है। कॉनोटेशन को हमने पढ़ा है कि वो इमोशनल जो मीनिंग होता है वो होता है, लेकिन जो है डिनोटेशन ये होता है डिक्शनरी मीनिंग, जो उस वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है, जो उस वर्ड का असल मीनिंग होता है। जैसे इट वॉज टू हार्ड, तो इसको हम पता चल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा फिल्म है, बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। मतलब कि जो उसके वर्ड है ना, उसके लिटरल मीनिंग वही होंगे जो डिक्शनरी में होते हैं। जैसे शी वॉज कोल्ड, मतलब कि उसे जो टेम्परेचर है, उसे बुखार है, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डोनेटेशन वो मीनिंग होता है जो कि लिटरल मीनिंग होता है, जो कि डिक्शनरी मीनिंग होता है, और ये अपोजिट है कॉनोटेशन के। इसके बाद है कंट्रास्ट। क्लोजली अरेंज थिंग्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि वर्ड से ज़ाहिर है, कंट्रास्ट हम बोलते हैं मवाजना करना, कंपैरिजन करना। कंट्रास्ट में ये होता है कि दो वर्ड्स होते हैं, दो चीज़ें होती हैं जो होती है दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, लेकिन वो हमेशा साथ साथ आती हैं। जैसे सुबह शाम, दिन रात, काला सफ़ेद। मतलब इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, जो चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल हैं अपोजिट, लेकिन वो हमेशा इकट्ठी आती हैं, इसको हम बोलते हैं कंट्रास्ट। ऐसे अगर हम इसके एग्जांपल देखें, ही वॉज डार्क, सीडिटर एंड क्रूअल। शी वॉज रेडियंट, प्लीजेंट एंड काइंड। मतलब ये बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक है दोनों में, लड़का इस तरह है और लड़की इस तरह है, तो ये होगा कंट्रास्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है यूफिसिज्म। यूफिसिज्म is something that is used to lessen the effect of a statement. यूफिसिज्म एक ऐसी टर्म है, ऐसी डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी स्टेटमेंट के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। मतलब किसी भी बात को, उसके असर को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूफिसिज्म को, ताकि वो बात, वो चीज़ हमें इतनी ऑफेंसिव ना लगे, ताकि वो चीज़ हमें इतना हर्ट ना करे। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी की डेथ हुई है ना, तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेंगे कि शी इज़ डेड, हम कहेंगे शी इज़ एट रेस्ट। बेशक दोनों के मीनिंग सेम है, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट ऐसी दी है कि अगले बंदे को हर्ट ना हो या अगला बंदा ऑफेंसिव ना हो। इसी तरह अगर हम कहें, अगर कोई लड़की बीमार है, हम ये नहीं कहेंगे कि शी इज़ सिक, हम कहेंगे शी इज़ अंडर द वेदर। मतलब कि बातें सेम हो रही है लेकिन मीनिंग सेम है, लेकिन हम लोग सेंटेंस ऐसे यूज़ कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि वो उसके इफेक्ट को, उसके ऑफेंसिवपन को कम कर रही है। इसको हम बोलते हैं यूफिसिज्म। इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस है हाइपरबोले। इसको हाइपरबोले भी बोलते हैं, हाइपरबोल भी बोलते हैं। तो हाइपरबोले
इज़ अ एग्जैजरेशन दैट इज़ यूज्ड फॉर इफेक्ट। हाइपरबोले होती है एग्जैजरेशन, इसको हम यूज़ करते हैं इफेक्ट के लिए, किसी असर के लिए। मतलब कि हम बोलते हैं इसको कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, इसको कहते हैं हाइपरबोले। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ कि मैं सिंपल ये भी कह सकती हूँ कि आई एम हंग्री, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट हॉर्स, मतलब कि मैं इतनी भूखी हूँ कि मैं एक घोड़ा भी खा सकती हूँ। मतलब कि मैं अपनी भूख को, अपनी कंडीशन को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रही हूँ, इसको बोलते हैं हाइपरबोले। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है आयरनी। आयरनी की अगर देखें हम डेफिनेशन सिंपल वर्डिंग में, तो ये होती है कि डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस। मतलब कि आयरनी एक ऐसा डिफरेंस होता है कि हमें लग कुछ रहा होता है, मतलब कि हमें कुछ लग रहा है, लेकिन उसकी जो रियलिटी होगी, जो असर कहानी होगी, वो कुछ और होगी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट इज़ मीन्ड। मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि अगर किस बंदे ने हमें कुछ कहा है लेकिन हम समझे कुछ और हैं, मतलब कि डिफरेंस है रियलिटी में और अपीयरेंस में। फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स, एक बंदा बहुत ज़्यादा बीमार है और वो कहे वाओ आई फील ग्रेट टुडे, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मतलब कि उसने कहा कुछ है लेकिन असल जो बात है, रियलिटी जो है वो कुछ और है। इसको हम बोलते हैं आयरनी। इसके हम देखते हैं एक और एग्जांपल, अगर एक बंदा है वो बहुत, मतलब नहीं बंदे को छोड़ो, अगर एक आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो रही है और बादल गरज रहे हैं, और मैं कहूँ कि वाओ टुडे इज़ अ वेरी ग्रेट डे, तो ये भी एक आयरनी होगी कि मतलब रियलिटी कुछ और मैं कुछ और कह रही हूँ, तो ये होती है आयरनी। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है मेटाफोर। अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स स्टेटिंग दैट वन इज़ द अदर और डज द एक्शन ऑफ द अदर। मेटाफर बोलते हैं हम दो अनलाइक चीज़ों का, दो मुख्तलिफ चीज़ों का कंपैरिजन। इसमें ये होता है कि एक चीज़ है, उसका काम कुछ और है लेकिन वो काम किसी और के कर रहा है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो हर फिंगर्स डांस अक्रॉस द कीबोर्ड, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पे डांस कर रही हैं। तो ये बहुत ही अजीब सा कंपैरिजन है कि उंगलियां डांस कर रही हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि ही इज़ अ ज़ीरो, तो ये भी एक अजीब सा कंपैरिजन है, क्योंकि ज़ीरो तो कभी इंसान नहीं हो सकता ना, ज़ीरो तो एक नंबर होता है। तो यहाँ पे एक इंसान का और ज़ीरो का बहुत ही अनलाइक सा कंपैरिजन है, तो इसको हम बोलते हैं मेटाफर। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है मेटोनमी। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ रेफर्ड टू बाय समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद इट। इसमें ये होता है कि एक शख्स, एक चीज़ और एक जगह ऐसे क्लोज होती है दूसरे चीज़ से कि हम उस जगह उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यूज़ करते हैं डिश को फूड के लिए, हम यूज़ करते हैं स्वॉर्ड को मिलिट्री फोर्सेस के लिए, हम यूज़ करते हैं क्राउन को किंग के लिए, हम लोग यूज़ करते हैं वाइट हाउस को अमेरिका के लिए। मतलब कि चीज़ें आपस में इतनी ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, इतनी ज़्यादा क्लोज हैं कि हम इसी जगह यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे किंग है, हम कहते हैं क्राउन, क्राउन भी मतलब ताज होता है तो वो किंग के लिए ही होता है, और डिश है तो वो फूड होती है तो वो फूड की जगह यूज़ हो रही है। इसी तरह अगर वाइट हाउस है तो वो अमेरिका के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये मतलब कि ऐसे क्लोज हैं कि इसकी जगह ये वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं और सब लोग समझ भी सकते हैं, क्योंकि इनका रिलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपस में। इसके बाद है ऑक्सीमोरोन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट अपीयर टू कंट्राडिक्ट विद ईच अदर। ये दो वर्ड का होता है कॉम्बिनेशन, जिसमें ना दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे की अपीयरेंस को, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को निगेट कर रहे होते हैं। मतलब कि एक वक्त में ना इन दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि लिविंग और डेड, ये आते इकट्ठे हैं, लेकिन ये मतलब अगर हम जिंदा होंगे तो मर नहीं सकते, अगर मरे हुए होंगे तो जिंदा नहीं हो सकते। मतलब कि एक वक्त में ना एक दूसरे की, अपनी दूसरे की एग्जिस्टेंस को, अपीयरेंस को निगेट कर रहे होते हैं। ऐसे आफुली और गुड, मतलब हम अफसरदा भी हैं और खुश, अच्छा भी है और कुछ दुख भरा भी है, तो इन दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। जैसे हैप्पी और सैड, इस तरह मतलब कि दो चीज़ों का, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक दूसरे की अपीयरेंस को कंट्राडिक्ट कर रहे होते हैं, निगेट कर रहे होते हैं, और ये हमेशा सिर्फ दो वर्ड्स के दरमियान ही होता है ऑक्सीमोरोन, और ज़्यादातर ये पोइट्री में यूज़ होता है। इसके बाद है पैराडॉक्स। अ पैराडॉक्स इज़ मेड अप ऑफ टू ऑपोजिट थिंग्स एंड सीम्स इम्पॉसिबल और अनट्रू बट इज़ एक्चुअली पॉसिबल और ट्रू। पैराडॉक्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं अपोजिट्स जो कि हमें लगता है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन वो एक्चुअली में पॉसिबल ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें ज़्यादातर ना कोटेशंस आती हैं, जो प्रोवर्ब्स हो गए, कोटेशंस हो गई। जैसे अगर हम कहते हैं कि लेस इज़ मोर, अब हम सोचें कि लेस जो है मतलब कम ज़्यादा कैसे हो सकता है, लेस इज़ मोर, लेकिन ये प्रोवर्ब है और ये रियलिटी भी होती है, क्योंकि ये हमारे जो
लोग गुजरे हैं, हिस्टोरियंस गुजरे हैं, जो बड़े लोग गुजरे हैं, उन लोगों की एक्सपीरियंस है कि मतलब अगर हमारे पास कम होगा तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे, हमारी लाइफ अच्छी गुजरेगी। मतलब कि एक तरह से ट्रू भी है और पॉसिबल भी है, लेकिन रियलिटी इसकी ये है कि हमें लग रहा होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेस कभी भी मोर नहीं हो सकता। इसी तरह एक और है कि द हरियर आई गो द बिहाइंडर आई गेट, मतलब कि मैं जितनी जल्दी करूँगा ना मैं उतनी देर से पहुँचूँगा। अगर हम सोचें रैशनली कि कैसे हो सकता है कि अगर हम जल्दी करते हैं कोई काम वो देर से कैसे होगा, लेकिन ये एक प्रोवर्ब है, लोगों का एक्सपीरियंस है कि जितनी जल्दी हम लोग किसी काम में करते हैं ना वो काम उतना ज़्यादा ख़राब होता है या बुरा होता है। इसी तरह हम कहते हैं कि डू द थिंग्स यू थिंक यू कांट डू, मतलब कि वो काम करो जो आप सोचते हो कि आप कर नहीं सकते। मतलब सोचिए कि हम अगर वो काम कर नहीं सकते तो हम कैसे करें, लेकिन ये ऐसे मतलब प्रोवर्ब है और ये एक्सपीरियंस बंदों की कहावतें हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसे काम करो जो आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते, मतलब कि खुद को चैलेंज करो इस तरह से। मतलब कि वो दिखने में तो लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये एक्चुअली पॉसिबल होता है और ट्रू होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है पर्सोनिफिकेशन, एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एनिमल और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। इसमें ये होता है कि हम ना इंसानों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम किसी बेजान चीज़ को दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि माई फ़ोन इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद मी, मतलब कि हम कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो फ़ोन है ना वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा, जबकि कोऑपरेशन जो है ना वो एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, एक इंसान की खासियत है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फ़ोन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि माई फ़ोन इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद मी। इसके बाद है पन, वर्ड प्ले इन विच वर्ड्स विद टोटली डिफरेंट मीनिंग्स हैव सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड्स। पन में ये होता है कि एक वर्ड प्ले होता है ये, जिसमें जो वर्ड्स होते हैं ना उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनकी साउंड जो होती है ना वो सिमिलर होती हैं। जैसे लॉयर्स और लायर्स, फ्लोर फ्लोर, मतलब कि इस तरह के वर्ड के साउंड सेम है लेकिन उनके मीनिंग्स जो है ना वो टोटली डिफरेंट होते हैं। इसके बाद है सिमिली, अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। सिमिली भी एक कंपैरिजन होता है दो अनलाइक चीज़ों का, लेकिन इसमें हम लाइक और एज का यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है कंपैरिजन उसमें मेटाफर में, मेटाफर भी कंपैरिजन है लेकिन मेटाफर में हम लाइक और एज का यूज़ नहीं करते, जबकि सिमिली में हम लाइक और एज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि ही इज़ एज ब्रेव एज लाइन, वो इतना बहादुर है जैसे कि शेर होते हैं। ऐसे ही हम कहते हैं कि ही इज़ एज डम एज एन ऑक्स, तो ये सिमिली की एग्जांपल है, हम लोग इसमें लाइक और एज यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो डिवाइस है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है सिंबल, एन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, इवेंट, एनिमल और पर्सन टू विच वी हैव अटैच्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। इसमें ये होता है कि एक नॉर्मल सा, एक कॉमन सा ऑब्जेक्ट होता है, नॉर्मल से इंसान होता है, नॉर्मल से जानवर होता है, लेकिन हम उससे इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उससे मीनिंग अटैच कर लेते हैं, उसे मतलब कि बहुत ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग फ्लैग को यूज़ करते हैं, फ्लैग टू रिप्रेजेंट अ कंट्री, मतलब देखने में फ़्लैग एक आम सी चीज़ है, लेकिन हमने इसको एसोसिएट कर दिया है कि हमारे कंट्री को, हमारे नेशन को, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक बहुत ख़ास बन गया, मतलब कि फ़्लैग एक सिग्निफिकेंस उसको मिल गई अच्छी खासी। इसी तरह लाइन, लाइन भी ऐसे एक जानवर है जैसे कि बाकी जानवर होते हैं, लेकिन हमने इसको कह दिया है कि लाइन जो है वो बहादुर होता है, तो ये करेज को शो कर रहा है, मतलब कि उस साथ ना करेज का वर्ड अटैच कर दिया, रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब बहादुरी को। इसी तरह कि अ वॉल इज़, वॉल को हम यूज़ करते हैं कि टू सिम्बलाइज सेपरेशन, मतलब कि बेशक दीवारें तो हज़ारों होती हैं, लेकिन हमने कह दिया कि अगर दीवार का वर्ड यूज़ हुआ है तो ये शो कर रहा है सेपरेशन को, जुदाई को, तन्हाई को या अलगपन को, मतलब कि दो चीज़ें अलग हो रही हैं तो वो वॉल रिप्रेजेंट कर रही है सेपरेशन को। इसके बाद सबसे लास्ट पे है स्नेकडकी, इंडिकेटिंग अ पर्सन ऑब्जेक्ट बाय लेटिंग ओनली अ सर्टेन पार्ट रिप्रेजेंट द होल। स्नेकडकी एक ऐसा शख्स होता है, इसमें ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक पार्ट होता है जो कि पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब कि एक बड़ी सी चीज़ है उसका एक छोटा सा पार्ट पूरी चीज़ को, पूरे होल को रिप्रेजेंट करे, उसको हम कहते हैं स्नेकडकी। फॉर एग्जांपल व्हील्स, व्हील्स रिप्रेजेंट कर रहा है तमाम व्हीकल्स को, ऐसे पहिया है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाइक को भी, रिक्शों को भी, कार को भी, गाड़ियों को भी, ट्रक को भी, मतलब कि व्हील सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ब्रेड, ब्रेड रिप्रेजेंट कर रहा है तमाम फूड को, तमाम खुराक को, तो अगर छोटा सा पार्ट पूरे होल को रिप्रेजेंट करे इसको हम बोलते हैं स्नेकडकी। ये थी हमारी आज की वीडियो और इसमें हमने डिस्कस की हैं बाकी जो हमारी लिटरेरी डिवाइसेस रह गई थी। आज की वीडियो में तमाम लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस कंप्लीट हो गई हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि साथ साथ एग्जांपल्स भी दूँ ताकि समझने में आसानी हो।
अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।